नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। निगरानी में होगा जो सही जगह पर खर्च होना चाहिए, इससे आई हुई आमदनी वहां पर खर्च हो और इसका सही उपयोग हो। आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, बट आप इसका डायरेक्ट गुमराह करके अब तो सीधा सीधा आरोप है वर्तमान सरकार पे कि उन्होंने हमारा मुद्दा वक्फ का मुद्दा ये कैसे सुलझा देंगे और इनकी जरूरत क्या है, इनको बुला कौन रहा है भाई, हम हैं ना, हमारे आलिमदीन है, हमारे लोग हैं, हमारा इमारत सरिया है, इनकी क्या जरूरत है। सीधा मुद्दा है कि गुमराह करो, आपस में बांटो, इनको दिखाते हैं कि देखो हम रगड़ रहे हैं, मुसलमानों को रगड़ रहे हैं, तुम करिएगा क्या। वक़्फ़ हमको लगता है एक मुसलमान होने के नाते मैं सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वक़्फ़ बोर्ड सिर्फ किसी खास कौम को गुमराह करने का एक एजेंडा है, बाकी वक़्फ़ बोर्ड में कोई दम नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, उनकी गुजारिश है कि हम लोग आज 30 अप्रैल को 9 बजे से 9:15 तक अपने घर की लाइटें को, दुकानों की लाइटों को बंद करें। सही है। आपका क्या काम, क्यों गैर मुस्लिम रहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहने गए, या हमारे बारे में तो कभी नहीं सोचा गया। आप जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप अपने बोर्ड में हमें भी रख लीजिए। सरकार तो अल्पसंख्यक जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी तो भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परेशानी कहाँ पर। दोनों हिंदू मुस्लिम हमेशा आज़ादी की लड़ाई में हमारे उलमाए, उनके लोग, सब कोई मिल के हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने लड़ी और देश को आज़ाद कराया। हम नहीं बांट रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का बात करते हैं, लेकिन बांट तो ये रहे हैं। चाहिए अगर शायद होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता सर। इससे सीधा बात है कि आज झोला और दर्री नहीं बिछा दे तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता सर। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में चहलकदमी बढ़ी हुई है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे वह विपक्ष दल के नेता। हालांकि मैं आपको बता दूं, वक्फ का मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य न हो और उस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कार्य में हो। हिंदुस्तान में 1954 ईस्वी में वक्फ बोर्ड बना, जिसको लेकर कई सारे फायदे अल्पसंख्यक लोग हुए और कई सारे मदारिस, मकातिब, मसाजिद हैं उस पर बने हुए हैं, जिससे अल्पसंख्यकों को फायदा हो रहा है। इसी बात को लेकर हमारे साथ सोनू अली जुड़े हुए हैं, जो एक रामनगर के समाज सेवी है और वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी हमेशा बेचैन रहते हैं। इस पर हम भी बातचीत करें और अपनी भी बात सरकार के सामने रखें। तो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ न्यूज चैनल में। सर, किया मूल्यवान समय दी। सर, 1954 हुआ, इतने साल हो गए, लेकिन सरकार को अभी मालूम चला कि हाँ, कि वक्फ के साथ नाइंसाफी हो रही है जो गरीब तबके के लोग हैं। और इसी बात को लेकर कई सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर सरकार ने भी लाया, इसमें कई सारे बदलाव भी होंगे। तो इससे आपको क्या आपत्ति है? सरकार का यह कहना है कि अब ये सरकार की निगरानी में होगा जो सही जगह पर खर्च होना चाहिए, इससे आई हुई आमदनी वहां पर खर्च हो और इसका सही उपयोग हो। आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, बट आप इसका डायरेक्ट अपोज है, क्यों? सबसे पहले तो आपने कहा कि सरकार 1954 के बाद अचानक से इस पर क्यों ध्यान दी। तो सरकार तो कांग्रेस की ज़्यादातर रही, बीच में एनडीए की सरकार भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और 2014 के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। तो 14 से पहले जब उनको सत्ता में आना था, कांग्रेस को बेदखल करना था, तो उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब उन्होंने मुद्दे को उठाया था, सरकार के मुद्दे को उठाया था जब कांग्रेस की सरकार को हटाना था, यूपीए गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बहुत सारा नारा, अच्छा नारा दिया था कि हम सड़क पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी पे बात करेंगे, 15 लाख रुपए आएंगे। ये सब करके उन्होंने सरकार जनता को गुमराह करके, अब तो सीधा सीधा आरोप है वर्तमान सरकार पे कि उन्होंने गुमराह किया। 14 के बाद 19 में भी उन्होंने सरकार बनाई, कोई नौकरी नहीं मिला,
कोई मतलब किसी तरह का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद तरह तरह का हथगंडा अपना के उन्होंने 24 में भी सरकार बनाया। 24 के बाद भी लोगों के खाते में ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ रोजगार नौकरियां मिली, कुछ नहीं मिला। अब ये करते क्या है, इनको फिर 29 का चुनाव, ये तो चूंकि सबको ही जानता है कि भाजपा अपने नेक्स्ट चुनाव की तैयारी पहले ही कर लेती है। बहुत सारे स्टेट है जहाँ इनको सरकार नहीं बनानी होती है, नहीं बन पाती है, लेकिन ये बना देते। तो इनका एजेंडा क्या है, हमको लड़ाकर, और हम लड़ेंगे कैसे, ये एक मतलब दूसरे कौम को गुमराह करते हैं कि हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं, और रगड़ने के नाम पे, मुसलमानों को लड़ाने के नाम पे, मतलब ये सोचते हैं कि हम देखो मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, और उसमें ये अपना एजेंडा घुसा देते हैं। और 1954 के बाद अब याद आया है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड भाई आपका कैसे हो गया? वक्फ बोर्ड में आपकी जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड में आपका क्या योगदान है? आप करिएगा क्या? वक्फ, हमको लगता है एक मुसलमान होने के नाते मैं सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी खास कौम को गुमराह करने का एक एजेंडा है, बाकी वक्फ बोर्ड में कोई दम नहीं है। सरकार का कहना ये है कि जो अल्पसंख्यक में जो नीचे तबके वाले लोग हैं, वक्फ से आई हुई आमदनी को उस पर खर्च किया जाए जिनसे उनकी माली हालत में बदलाव आए, सुधार है। सरकार का यह कहना है सर। तो सर कहने की सरकार तो अल्पसंख्यक जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी तो भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परेशानी कहाँ पर? तो यही तो, इसी तो मनसा पे सवाल है कि ये जो गुमराह कर रहे हैं कि हमारा कौम परेशान कहाँ है, और हमारे वक्फ की ज़मीन को ये कैसे मतलब कैसे कर देंगे, और कैसे हमारे जो कमज़ोर लोग हैं इनके कहना अनुसार, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पर जिंदा रहते हैं, हमारा रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, कोई भूखे नहीं सोता है, कहीं ना कहीं से अल्लाह रिज़्क़ दे देता है, ये हकीकत है और ये रियलिटी है कि हमारा जो रिज़्क़ है वो हमें अल्लाह देता है। तो ये कहाँ से दे देंगे, और ये अगर हमें देंगे तो फिर अपनों के लिए अगर ये बांटने का काम करते हैं, तो जब ये हमारे बारे में सोच रहे हैं तो अपनों के लिए क्यों नहीं सोच रहे? बांटने का हम बांट नहीं रहे हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं, और हम दोनों हिंदू मुस्लिम हमेशा जाति की लड़ाई में हमारे उलमाए, उनके लोग, सब कोई मिल के हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने लड़ी और देश को आज़ाद कराया। हम नहीं बांट रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का बात करते हैं, लेकिन बांट तो ये रहे हैं, ये अपने लोगों को नहीं ये कर पा रहे हैं, उनका भला नहीं कर पा रहे, हमारा कैसे कर देंगे? ये प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है गुमराह करने का। वक्फ बिल के संशोधन के बाद इसमें बहुसंख्यक लोग भी मेंबर हैं, मतलब हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे मेंबर। तो सर इसमें दिक्कत क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई? अच्छा, ये एक बात बताइए हमको आप कि यही तो इनका मेन मुद्दा हम लोगों का तो यही है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, हमारे मतलब कमेटी में क्या ऐसा है क्या कि 1954 के बाद जो हमारे मस्जिद ईदगाह इदारा कब्रिस्तान वगैरह उसमें कमेटियां नहीं हैं? हमारी कमेटियां हैं, काम करती हैं, हमारा हिसाब है, हमारा सब कुछ है। तो फिर हमारे में आपका क्या काम? क्यों गैर मुस्लिम रहेंगे भैया? हम तो कभी नहीं कहने गए, या हमारे बारे में तो कभी नहीं सोचा गया। आप जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप अपने बोर्ड में हमें भी रख लीजिए। आप ऐसा कोई लाइए बिल जिसमें कहिए कि नहीं मुसलमान हमारे इस देश के भाई हैं, तो आप में हम रहेंगे, हमारे में हम आप रहेंगे, तो हमारे में आप रहिएगा और आप में हम नहीं रहेंगे। ये कौन सा, ये मनसा हम मुसलमान ही नहीं समझ रहा है, गैर मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि उल्लू बना रहे हैं। वो हम लोगों को अब उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि 29 की राह जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 240 पे आ गए, 400 पार का नारा लगाया था और 240 पे आ गए, तो भैया आगे क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। तो बस सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। लेकिन सर इसमें खुशी की बात ये है कि इस बिल के बाद इससे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी अफसर लोग इसका निवारण करेंगे, इससे उनके माध्यम से निदान किया जाएगा। जैसे हमारे डीएम साहब हो गए, वही इसमें जो भी समस्या उत्पन्न होगी वो अपना हल करेंगे। तो सर आपको कोर्ट के पास, कोर्ट में या आपका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आपको तो वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा सर। ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि छोड़िए पिछली बातें, पिछली सरकारों की बात छोड़िए। 2014 के बाद मोदी सरकार आई है ना, मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 11 साल है। आप हमको ये बताइए कि 11 साल में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के मठ मदारिस और ईदगाहों की बात छोड़ दीजिए, जो भाई भाई में बंटवारा होता है, जो भाई भाई और पटीदार खानदान वगैरह वगैरह दोनों कौम में या फिर चारों कौम में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कौम में जो लफड़ाए होते हैं, उनका जो जमीन का बंटवारा है, जो मकान का बंटवारा, जो आपस में हम लोग कोर्ट में देखते हैं इतना भीड़ होता है, उन्हें तो डीएम साहब या सीओ साहब या एसडीओ साहब या जज साहब तुरंत संभाल नहीं पाते हैं। जनता हमारा कैसे करते हैं? जनता दरबार तो लगाते तो है, चाहे आपका डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, सभी लोग लगा। जनता दरबार लगता है,
इससे हम नहीं कहते जनता, सब कुछ होता है, कागज पे होता है, कह दिया जाता है ठीक है आप बगहा में जाइए, आप LDC के पास जाइए वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आम जो निष्पादन जमीनों बंटवारा लोगों का वो तो होता ही नहीं है। हमारा मुद्दा, वक़्फ़ का मुद्दा, ये कैसे सुलझा देंगे? और इनकी ज़रूरत क्या है? इनको बुला कौन रहा है भाई? हम हैं ना, हमारे हमारे आलिमदीन हैं, हमारे लोग हैं, हमारा इमारत शरिया है, इनकी क्या ज़रूरत है? सीधा मुद्दा है कि गुमराह करो, आपस में बांटो, इनको इनको दिखाते हैं कि देखो हम रगड़ रहे हैं, मुसलमानों को रगड़ रहे हैं, तुम हमको वोट दो। लेकिन सर कई और सरकार का यह भी है कि आरोप कि कई ऐसे दिग्गज मुस्लिम लोग हैं जिनका वर्चस्व अधिपत्य वक्फ की ज़मीन पर है, वक्फ की संपत्ति पे है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इन सारी समस्याओं को लेकर कई सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो इन सारे चीज़ों से भी निदान मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको कि ये जो आरोप है कि बड़े बड़े लोगों के पास वक्फ की संपत्तियां हैं, ये निराधार है। वो इसलिए निराधार है कि क्या कभी आपने देखा है, या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन भाई बंधुओं को मतलब कहना चाहता हूं कि आप हमारे एक भी मसलात को जो है वो दिखा दें। हमारा मसला अगर थोड़ा बहुत कहीं है भी, 100 में अगर 2-3 मसला कहीं है आपस में, तो हम उसको समझ रहे हैं, समझा लेंगे, समझ लेंगे। आपको क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी होती तो कितने कोर्ट में केस होते कि भैया ये है वक्फ में, वे वक्फ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, 1-2 अगर होंगे भी तो वो आपस का है, वो संभाल लेंगे, हम संभालते हैं इंशाल्लाह और संभालेंगे। आज 15 मिनट का बत्ती गुल एक कार्यक्रम होगा। आपके जो भी अकाबरीन हैं, जो भी उलमा ये ऐलान किए हैं कि रात में करीब 9 बजे रात में 15 मिनट सभी मुसलमान भाई या अल्पसंख्यक लोग अपने घर में 15 मिनट बत्ती को बुझा कर रखेंगे। इसका आशय क्या है? हालांकि इससे पहले काली पट्टी बांधकर जुमे में विरोध किया गया था वक्फ बोर्ड वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल का। लेकिन सर आज इसका आशय क्या है कि ऐसे मतलब कि नहीं कि जिस तरह कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ की थाली बजाओ, तो उस प्रकार उलमा लोग भी जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं इनको गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, उनकी गुजारिश है कि हम लोग आज 30 अप्रैल को 9 बजे से 9:15 तक अपने घर की लाइटें को, दुकानों की लाइटों को बंद करें। सही है, वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इससे हम लोग इजहार करेंगे कि हम लोग एकजुट हैं। रही सवाल ये थाली बजाने की, तो थाली बजाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बत्ती गुल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक शांतिपूर्वक मैसेज आए कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांति प्रिय संविधान के दायरे में रख के वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, और इंशाल्लाह जब तक ये खत्म नहीं होगा हम शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में कानून के साथ मतलब कदम से कदम मिलाकर इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं आता। सर एक होता है कि विरोध करना और दूसरा होता है कि कानून को वापस लेना। सर कोई भी कानून आप लोकसभा के माध्यम से ही आप उसमें हेरफेर कर सकते हैं, और आपके तो उतने सांसद है नहीं सर। तो सर इसमें क्या कहें, खासकर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर एक टारगेट देखे तो 25 करोड़ के हिसाब से कम 70-75 सांसद होने चाहिए। अगर शायद होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता सर। इससे सीधा बात है कि आज झोला और दर्री नहीं बिछा दे तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता सर। क्या आपको लगता है कि सांसद लोगों ने इस बिल को वापस नहीं करवा पाए तो एक जनता करवा पाएगी? देखिए, सांसद तो वाकई में हमारे नहीं है और ये हमारी कमी है, इस कमी को तो दूर होना चाहिए। लेकिन बिल को जहाँ तक वापस कराने का बात है, तो बिल को वापस कराने के लिए यही सरकार ने बोली थी कि आप 50,000 ये करवा लीजिए, ईमेल करवा दीजिए, हम कर देंगे। जब जेपीसी का कमेटी का बैठक हुआ था तो उसमें यही आवाज़ आया था ना कि आप 50 लाख मेल कराइए। हम तो लाखों लाख मेल करवाए, करोड़ों मेल करवाए, हम उसको नहीं माना गया। तो सांसद से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुद रोड पे उतरेंगे शांतिपूर्वक, हम लोग खुद अपने मसले को ये करेंगे और इसको इंशाल्लाह हम लोग दूर कराएंगे। और सरकार को ये बात समझनी होगी कि ये हमारा है, हम आपके घर में नहीं रह सकते हैं, हम आपके घर में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, हम किसी के घर में नहीं रह सकते। तो वक्फ बोर्ड और इमारत शरिया और इस्लाम ये सब हमारा है, आपका भी है, हमारा भी है। आपका जो मठ मदारिस है वो आपका है, उसमें हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये प्रोपगंडा है, ये टोटल राजनीति है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। मैं आपको बता दूं, आने वाला चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो या 2029 का लोकसभा चुनाव हो, कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां सरकार शुरू भी कर दी है। चाहे वो इस राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम करके हो शुरू, या जब भी चुनाव वगैरह आता है तब भी इस तरह की झांकियां देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम के तमाम जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं अपने एकजुट हो गए हैं इस वक्फ
अमेंडमेंट बिल को वापस कराने के लिए। तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। तो आज बजे रात्रि से लेके और 9:15 बजे रात्रि तक, मतलब 15 मिनट का बत्ती गुल का कार्यक्रम शुरू होगा। तो मैं चाहूँगा आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो और इस हिंदुस्तान की सरकार को एक मैसेज दीजिए कि हम इसको अस्वीकार कर रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।